कैसे आप लोग मुझे बहुत अच्छे होंगे। तो साइंस का जो वायरल क्वेश्चन पेपर है उसका हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। और लेट इसलिए हो रहा है, लेट होने का कारण है कि हम सही उत्तर देख रहे हैं, ठीक है। जो भी आप लोग का आंसर है एक भी गलत नहीं होगा, ये 100% सही है, क्योंकि हम अपना से आंसर को खोज रहे हैं, ठीक है। इसलिए लेट हो रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और इस वीडियो में हम आप सभी को बता दें कि सब्जेक्टिव भी देखने वाला है, ठीक है। अंतिम में सब्जेक्टिव देख लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इसका मतलब है कि आपका 50 में 50 क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 1 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है कि कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन आपका है वो है कि विद्युत चुंबक रोड बनाने के लिए क्या उपयुक्त है, यानी कि कौन सी वस्तु प्रयुक्त है, ठीक है। तो किस वस्तु से हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्रोड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नरम लोहा। नरम लोहा से चुंबकीय क्रोड बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है कि समांतर क्रम में, और सी ऑप्शन है जी दोनों में, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब जो गतिमान कण होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए जो गति करता है ना वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें जो गति करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कि 5 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 और 7 और 8 नहीं है, ठीक है। 6, 7, 8 हम आपको बता देंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ की इकाई है, ठीक है। सूत्र मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, V² होता है, ठीक है। और ये जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है बोर्ड में, ये बहुत ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये सब VVI है, ठीक है। इसे याद करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि टंगस्टन निम्न में किस ताप पर मिलता है, ठीक है। टंगस्टन है जो किस ताप पर मिलता है, ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3500 से पूरा सेल्सियस, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी, NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। और 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। तो इसका राइट आंसर 12 का हो जाएगा, आपका 12 का सी हो जाएगा, ठीक है। H बॉन्ड O बॉन्ड H हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है H, ठीक है, बॉन्ड O फिर बॉन्ड लिखा हुआ है H, यानी कि HOH। चलिए अगला क्वेश्चन अनुपात के रूप में दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कि CH3 CH2 और CH इक्वल टू CH2 का IUPAC नाम क्या है, ठीक है। तो हमें IUPAC नाम बताना है क्या, CH3 CH2 CH इक्वल CH2 का, ठीक है। तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका IUPAC नाम दिया ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं कि इथाइन का संरचना सूत्र क्या होता है। तो जो इथाइन का आपका संरचना सूत्र होगा 14 का हो जाएगा डी, ये वाला हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिएगा सी में ना जितना होगा उसको बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड H, ठीक है, बॉन्ड H यानी कि 3 गो H होगा बॉन्ड देकर, ठीक है। उसके बाद ये भी बॉन्ड है, उसके बाद CH देखिए इसको सीखना है ना तो हमारे YouTube चैनल पे आप जाकर सीख सकते हैं। हम इसको ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, यानी कि रोज पर डे लाइव में हम इसको पढ़ाएंगे। तो आप लोग अगर जुड़िएगा इस परीक्षा के बाद तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH और CH3O बॉन्ड CH3 किस प्रकार समावयवी है, ठीक है। किस प्रकार की समावयवी है। तो इसका राइट आंसर 15 का हो जाएगा जी। 15 का इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्रियाशील मूलक, ठीक है। क्रियाशील मूलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर आपका क्वेश्चन होगा कि निम्न में कौन सी गैस धातु, ठीक है, धातु, चलिए इसको ठीक से पढ़ते हैं, जूम करते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है
16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। वेल्डिंग जैसे कि लोहा वहा को वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी धातु है जो प्रयोग की जाती है। तो 16 का हो जाएगा डी, ठीक है, 16 का आपका हो जाएगा एथोलिन, ठीक है, एथिलोन हो जाएगा 16 का डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है कि बॉक्सिस्टर क्लोरीन किस तत्व का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन का, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कार्बन का, 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पेंटेन के सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर है कि पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट से इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है। ठीक है, कमरे के ताप पर ठोस होता है, कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा C20H48 यानी कि C20H42। चलिए अगला, इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास। 21 का सी हो जाएगा उत्पादक। ठीक है, उत्पादक हो जाएगा सी 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा घास। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। ठीक है, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, आपका 22 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 22 का डी हो जाएगा आपका आंसर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के चिकित्सा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतुओं कहलाती है। देखिए यहाँ पे तिलचट्टा लिखा हुआ है। ठीक है, मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी। ठीक है, सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी में अच्छा हम लोग क्या है, सर्वाहारी है कि नहीं, मनुष्य सर्वाहारी है और तिलचट्टा भी सर्वाहारी है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। और 26 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। तो 26 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि DDT। DDT इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैव अनवीकरणीय है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। और जो 27 नंबर आपका क्वेश्चन है वो है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। 27 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो O3 होता है यानी कि O3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है 28 नंबर। 28 नंबर है कि परितारिका का अजैव घटक क्या है। परितारिका का अजैव घटक क्या है। तो 28 का ए हो जाएगा वायु। वायु हो जाएगा परितारिका का, ऑप्शन नंबर 28 का ए सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं कि उत्पादन भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, उत्पादक यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। और 30 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि कौन से पदार्थ अपघटन पर्यावरण निम्न में से क्या है, पर्यावरण में नहीं हो सकता है। अच्छा, निम्न में कौन सा पदार्थ अपघटक पर्यावरण में नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का डी। 30 का जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिक। अच्छा बताइए, प्लास्टिक होगा हमारे वातावरण में, नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा प्लास्टिक। चलिए अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर के जरिए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण लिखें। ठीक है, प्रतिरोध का उत्पत्ति कैसे होता है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। चलिए अगला क्या है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या है। चलिए तीसरा है कि ए मीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं। ठीक है, ऐसे करके आपका सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको 2 नंबर वाला जितना क्वेश्चन है उसको 5 बताना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन देगा, उसमें आपको 5 का हल करना है। तो हम 5 को हल किए हैं। ठीक है, और आपको दीर्घोत्तरीय जो होगा ना उसमें भी 3 को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए आपका जो लघुत्तरीय प्रश्न है उससे आपको 10 नंबर मिलेगा और जो सब्जेक्टिव यानी कि 5 नंबर वाला है क्वेश्चन उससे 15 नंबर मिलेगा। तो सबको जोड़ेंगे तो 25 नंबर का हो जाएगा और 25 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव, तो हो जाएगा आपका 50 नंबर। चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है।
तो चलिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, हमारे पास एक का उत्तर नहीं था लेकिन दो का उत्तर है, ठीक है। तो आप लोग दो का लिखिएगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हैं ना कि चुंबकीय पदार्थ क्या है। चलिए पढ़ते हैं कि चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग लिखेगा वहाँ पे लिखिएगा चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ देकर एरो का चिन्ह दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं और चुंबक बनाए जा सकते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और है आगे देखते हैं कि जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, स्टील एवं मिश्र धातु, ठीक है, आदि। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो अचुंबकीय पदार्थ पता है कैसे लिखेंगे? उसके बाद आप लोग अचुंबकीय लिखकर, ठीक है, उसके बाद एरो का चिन्ह दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा अचुंबकीय पदार्थ। उसके बाद लिखिएगा वे पदार्थ जिन्हें न तो चुंबक आकर्षित करता है और ना ही जिन्हें चुंबक बनाया जा सकता है अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसका मतलब है कि ना तो जो पदार्थ होगा उसे अपने ओर आकर्षित करेगा और ना ही इसे चुंबक बनाया जा सकता है, इसे ही अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा लकड़ी, कागज, रबर, कांच आदि। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है, ठीक है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? तो आपका जो आंसर होगा वो लिखेंगे हम लोग कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद लिखेंगे विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबकीय से उनका माध्यम से फिर से पढ़ते हैं। विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबकों से उनके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करने का क्षमता से अलग किया जाता है, ठीक है। इसके विपरीत अस्थायी चुंबक, जैसे कि नाम से पता चलता है, अस्थायी रूप से चुंबक होते हैं, ठीक है। चुंबकीय उत्पन्न करने के लिए उन्हें विद्युत धारा की आवश्यकता नहीं होती है। इसको आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यानी कि 3 को हम 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है कि ए मीटर एवं वोल्ट मीटर की उपयोगिता बताएं, यानी कि उपयोग बताना है, ठीक है। तो धारा को मापने के लिए ए मीटर का उपयोग किया जाता है और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है कि समअवयवी क्या है, ठीक है। तो समअवयवी क्या है हम बताते हैं। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन उनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। ये यौगिक एवं दूसरे के समअवयवी कहे जाते हैं। ये यौगिक एक दूसरे के समअवयवी कहे जाते हैं। यह गुण समअवयवी कहलाता है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ है ना जिसका अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। ऐसे पदार्थों को समअवयवी कहा जाता है। यह गुण समअवयवी कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। और जो 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन कार्बन यौगिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन यौगिक होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन संतृप्त तथा असंतृप्त 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अब देखेंगे जो हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और ये लिखेगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि कार्बनिक यौगिक के स्रोत और महत्व का उल्लेख करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि कार्बनिक यौगिक सभी जीवित पौधों और जानवरों में होते हैं, इसलिए जीवित चीज़ों पर पर्याप्त प्रयास प्राकृत सामग्री से भी कार्बनिक यौगिक निकाले जाते हैं, ठीक है। आगे है कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव जैसे कार्बन यौगिक को अध्ययन को जैविक रासायनिक विज्ञान कहा जाता है। लवाजे ने प्रयोग द्वारा दिखाया कि कार्बनिक यौगिक प्रायः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइलोजन, फास्फोरस, गंधक और कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं तथा इनमें कार्बन सर्वदा विद्यमान होता है। आप लोग इसको लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन लिखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था और ये बोर्ड के एग्जाम में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होगा इसका। आंसर है कि यह प्रायतः बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये है कुछ बायोडिग्रेडेबल तथा कुछ नहीं भी होते हैं। इसमें क्या आधा कुछ होता है कुछ नहीं होता है। और दूसरा है, अच्छा देखिए इसको ना हम दूसरा बताते हैं। इसमें लिखेगा कि साबुन में झाग उत्पन्न होता है जबकि अपमार्जक में झाग उत्पन्न नहीं होता है। झाग, ठीक है। और इसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है। इसमें होता है, इसमें झाग, गाज नहीं होता है, गाज उसी को झाग बोलते हैं। तो साबुन में झाग उत्पन्न होता है लेकिन अपमार्जक में झाग उत्पन्न नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें तीसरा लिखेंगे कि इसमें निर्बल शोधन क्रिया
चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का संरक्षण करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके प्रथम स्तर पर उत्पादक पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा अजैविक घटकों की मदद से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसके दूसरे स्तर शाकाहारी जीव तथा तृतीय पोषी स्तर मांसाहारी जीव होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के निर्माण से उत्तर की ओर होता है। इसको आप लोग स्पष्ट पढ़ के आंसर लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।